रियल लाइफ थ्रिलर हॉरर सस्पेंस स्टोरी अनजान कातिल। चैप्टर 10 अंतिम मिलन। भोलेराम चुपचाप नागेश को देख रहा था। उसके चेहरे पर ना भय था ना घबराहट, जैसे वो बहुत पहले से ही इस क्षण का इंतजार कर रहा हो। आर्यन उसके पास खड़ा था, पर वो 13 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उम्र उस तक पहुंची ही ना हो, या शायद वो उम्र से बहुत आगे निकल चुका हो। पापा, आर्यन ने शांति से कहा। आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है? नागेश चौंक गया। ये क्या बकवास है आर्यन? उसकी आवाज अब कांपने लगी थी, लेकिन आर्यन बिना रुके बोलता रहा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, आत्मा अपने कर्मों से अगला जीवन तय करती है। कर्म उसे वहां ले जाते हैं जहां उसका हिसाब अधूरा रह गया हो। नागेश झट से खड़ा हो गया। हमें यहां से चलना चाहिए बेटा। अब नहीं, आर्यन ने बहुत संयत स्वर में उत्तर दिया। आप अब नहीं जा सकते नागेश। नागेश के होश उड़ गए। आर्यन! वो चीखा। आर्यन ने उसे देखा और उसी क्षण नागेश की सांस अटक गई। वही आंखें, वही दृष्टि, वही नजर, बिल्कुल वैसी ही जैसी 15 साल पहले उस 16 वर्षीय लड़की की थी। तुमने अपना वादा नहीं निभाया नागेश, आर्यन बोला। तुमने मेरे पिता को मुझे लौटाने का वादा किया था। उसने एक पल रुककर कहा, पर मैंने खुद से वादा किया था कि तुम सबकी मौत के बाद मैं अपने पिता के पास लौटूंगी। नागेश का शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके हाथ में बंदूक थी, पर उंगली जमी हुई थी। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, आर्यन बोला। बचपन से मुझे पता था कि मुझे तुम्हें, मालती को और परवेश को मारना है। नागेश सब सुन रहा था, लेकिन वहां से भाग नहीं पा रहा था, जैसे उसके पैरों ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया हो। रेस्टोरेंट वाला दिन। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। पेट दर्द का बहाना मैंने ही बनाया था। मुझे पता था कि उस जगह के पास जंगली भालू रहते हैं। उसकी आवाज ठंडी थी। भैरवपुर में तुम्हारा सिक्का चलता है, पर तुम्हें अपने ही गांव का कुछ पता नहीं। नागेश का सर घूमने लगा। मैं चाहता तो नीतू को भी मरवा सकता था, लेकिन मैं निर्दोषों को नहीं मारता। मेरा लक्ष्य परवेश था, जो उस दिन बच गया। नागेश किसी तरह बोला। और मालती? आर्यन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वो समझती रही कि मेरे पिता ने मुझे वीडियो दिखाया। उसने सिर हिलाया। नहीं, वो वीडियो मैं खुद देखता था, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे किससे बदला लेना है। भोलेराम अब भी चुप खड़ा था। जब मेरे पिता को पता चला कि तुम वापस आए हो, तो वो तुमसे अपनी बेटी को मांगने आए थे। मैंने ही हवेली का दरवाजा खोला था। मैंने ही उन्हें यकीन दिलाया था कि उनकी बेटी वापस आएगी। नागेश की आंखों में अब सिर्फ डर था। और मालती? वो बुदबुदाया। मैंने ही उसे दिल्ली जाने को कहा था, और उसने मेरी एक्टिंग पर भरोसा कर लिया। नागेश सब देख रहा था, जैसे एक डरावनी फिल्म उसके सामने चल रही हो। परवेश? उसने कहा। वो गुस्से में कमरे में आया, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। और मैं पहले से तैयार था। नागेश ने आखिरी सवाल किया। तुम खुद झुलसे क्यों? आर्यन ने धीरे से उत्तर दिया। वरना आप यहां कैसे आते नागेश? नागेश ने बंदूक उठाई। ठीक है, वो कांपती आवाज में बोला। तो फिर एक और जन्म लेना और फिर मुझे मारना। उसी क्षण एक तेज आघात, इससे पहले नागेश कुछ भी कर पाता, एक कुल्हाड़ी का वार हुआ और उसका हाथ कट गया। नागेश की बंदूक हाथ से छूट गई थी और वहां खून ही खून हो गया था। भोलेराम की आवाज गूंजी। ये काम मुझे 15 साल पहले ही करना चाहिए था।
आर्यन उसके पास गया। हाँ पिताजी, उस दिन इन्हें भगा देना चाहिए था। नागेश घुटनों पर ढह गया। मुझे माफ कर दो, उसने गिड़गिड़ाकर कहा। आर्यन उसके सामने झुका। नहीं नागेश, अब हिसाब पूरा होगा। भोलेराम ने फिर एक अंतिम वार किया और नागेश की गर्दन काट डाली। पूरा घर लहूलुहान हो गया। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। कुछ ही क्षणों बाद सब कुछ थम सा गया। नागेश की कहानी यहीं खत्म हो गई थी। आर्यन भोलेराम से लिपट गया। पापा! भोलेराम की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे नहीं पता था बेटा, मैं तुझे कैसे धन्यवाद दूं, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है। आर्यन ने उसे और कस कर गले लगा लिया। भैरवपुर की रात खामोश थी, लेकिन 15 साल पुराना हिसाब आखिरकार अब पूरा हो चुका था। पुलिस ने भोलेराम को गिरफ्तार कर लिया था। उस पर आर्यन के अपहरण और नागेश की हत्या दोनों के आरोप लगाए गए। कानून ने अपना काम शुरू कर दिया था। आर्यन को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज हुआ। उस रात के बाद भैरवपुर में सब कुछ अचानक खामोश हो गया था। आरती ने हवेली बेच दी थी। वो हवेली जो कभी सत्ता, अहंकार और अपराध की गवाह रही थी, अब उसके लिए सिर्फ एक बोझ थी। आरती आर्यन और नीतू को लेकर दिल्ली चली गई। वहां फिर से एक नई शुरुआत हुई। ना कोई हवेली, ना कोई डर, ना कोई अतीत। आरती ने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। सिर्फ किताबों की ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, सही गलत की समझ और मानवता की अच्छी सीख। समय बीतता गया। आर्यन और नीतू बड़े हुए। वे अच्छे नागरिक बने, कानून का सम्मान करने वाले और दूसरों के दर्द को समझने वाले। भैरवपुर की वो काली रात धीरे धीरे स्मृतियों के सबसे दूर कोने में दफन हो गई थी। कभी कभी कोई सपना या कोई अनजानी घबराहट जरूर आती थी, लेकिन वो अतीत अब उनकी पहचान नहीं था। जीवन आगे बढ़ चुका था और शायद यही सबसे बड़ा न्याय था कि अंधेरे के बाद उन्होंने रोशनी को चुना। भैरवपुर पीछे छूट गया, हमेशा के लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये थ्रिलर हॉरर कहानी, जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, पसंद आई होगी। अगर इस कहानी को लेकर आपके कोई सुझाव हो या आप ऐसी ही किसी और कहानी को सुनना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वहां मैं ऐसी ही कहानियों और उनके अपडेट्स साझा करती रहती हूँ। बहुत जल्द मैं एक और रोमांचक और रहस्यमय कहानी लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। और हाँ, अगर आपको सुपर हीरोज में रुचि है तो ऋतुघ्न सीरीज को जरूर सुनिएगा, क्योंकि जल्द ही उस कहानी को लेकर मैं आपके सामने आ रही हूँ। ये एक ऐसी सुपर हीरो की कहानी है जो आपको रोमांचित भी करेगी और जिसके ट्विस्ट और थ्रिलर आपको हैरान कर देंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर and all the best, and please do subscribe my channel. Thank you.